इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चंस के थ्रू भी सॉल्व होंगे। ओके बच्चा जी, शुरू करें। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं, किसी को कुछ चाहिए है? एनीथिंग रिवाइज करवा दीजिए। हाँ, हमने केल्विन साइकिल मतलब डार्क रिएक्शन की शुरुआत किया था। लाइट रिएक्शन, अब पूरा लाइट रिएक्शन रिवाइज करना बहुत टाइम जाएगा बच्चा, पूरा क्लास ही उसमें चला जाएगा। फिर मैं एक बार क्विकली इतना बता देती हूँ कि लाइट एंड डार्क में क्या होता है, क्योंकि बाकी के बच्चे फिर ऐसा हो जाएगा कि मैम फिर से वही सिखा रही है, ऐसा हो जाएगा। तो नोट्स तो मैं भेज ही दूंगी इमीडिएटली आफ्टर द क्लास, यू विल गेट द नोट्स, डोंट वरी, दिस इज माय वर्ड। तो लाइट रिएक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी देख लो। हाय पलक। एंड डार्क रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे? लाइट में हम लाइट डिपेंडेंट देखते हैं, जो अब तक की रिएक्शन थी वो चल रही थी थैलाकॉइड में। कौन सी रिएक्शन देखी हमने लाइट रिएक्शन में? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, गुड इवनिंग, एंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो इन दोनों का फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या कि यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा था एटीपी और एनएडीपी का। सही बात, जो केमियोस्मोसिस थे ना, केमियोस्मोसिस में एटीपी एनएडीपी की चीजों को हमने सिंथेसाइज किया है यहाँ पे, करेक्ट। अब हम आगे क्या करेंगे, इसी चीज का यूटिलाइज करके हम बनाएंगे शुगर्स को या कार्बोहाइड्रेट्स को। अब इसकी लोकेशन क्या होगी? इसकी लोकेशन होगी स्ट्रोमा। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे C3 एंड C4 साइकिल, साथ ही फोटो रेस्पिरेशन को भी हम पढ़ेंगे। बट फोटो रेस्पिरेशन शुगर्स नहीं बनाता है, वो एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसलिए हम उसको डार्क रिएक्शन में यहाँ पे ना बोले तो सही रहेगा, C3 एंड C4 साइकिल ही बोलेंगे, जैसे केल्विन वाली एंड हैचेंस्लैक। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा शुरुआत किया था। वंदना, गुड इवनिंग पलक। शुरुआत का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैंने बोल दिया था, मतलब एक बार करवाया था केल्विन साइकिल को, बट लेट अस अगेन वंस मोर सी कि केल्विन साइकिल में क्या होता है। मेल्विन केल्विन इन्होंने डिस्कवर किया हुआ था ये साइकिल, जहाँ पे क्लोरेला एंड सेंडिस्मस, इसको मैंने हैशटैग बच्चों अभी जो भी न्यूली ज्वाइंड हुए हो, जहाँ पे भी ये मार्क लगाती हूँ मैं, शायद नंदिता को पता होगा, दिस मीन्स कि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव पर्पस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। या तो ये है, ये आपको याद रखनी है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म से जहां पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था मेल्विन केल्विन इन्होंने। तो क्लोरेला एंड सेंडिस्मस ये आपके बुक में नहीं है, इसके ऊपर करवाया था एक्सपेरिमेंट टू चेक कि ये प्लांट्स कौन से टाइप का शुगर बनाते हैं। एंड इन्होंने C3 ही क्यों नाम दिया? बिकॉज इनमें जो स्टेबल प्रोडक्ट पहला बार जो बन रहा था वो था 3 कार्बन कंपाउंड का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हमने यहाँ पे देखा है। इसका ना बच्चों लास्ट क्लास में ना बहुत जल्दी जल्दी हुआ था ये, तो आज की क्लास में हम थोड़ा और डिटेल में मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि 2019 के बाद कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस बने हैं कंफ्यूजिंग वाले, रिसेंटली नोटिस किया, तो आई वांटेड कि वो थोड़ा सा आप सभी लोगों को क्लियर हो जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। अच्छा, तो ध्यान दो, हम थोड़ा सा डिटेल्स में इसको लेके जा रहे हैं हम। डू नॉट लीव द क्लास नाउ। पहली बात तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो कंबाइन हो रहा है किसके साथ? RuBP, रुबिस्को बिस फॉस्फेट, करेक्ट। सो जब ये कंबाइन होता है, इसको जो कैटालाइज करेगा वो होगा रुबिस्को एंजाइम। ये एंजाइम कहाँ पढ़ा था हमने? बायोमोलिक्यूल्स में सबसे बड़ा ज्यादा पाए जाने वाला है ना, हाईएस्ट इन द पूरे बायोस्फीयर में ही। बट इसकी ना बच्चा एक क्या खासियत है, को हम जब कहते हैं, को स्टैंड्स फॉर एक तो कार्बोक्सिलेज, और कोई है जो बता सकता है मुझे? दूसरी जो एक्टिविटी है वो है ऑक्सीजनेस। स्नेहा यादव ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, क्या हो गया? टाइम से ज्वाइन कर लो यार। सो ऑक्सीजनेस एंड कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी क्यों दे रखी है रुबिस्को के पास? गुड इवनिंग खुशी कुमारी। आज खुशी कुमारी से पेरेंट्स से बात हुई थी मेरी, शायद बताया होगा। स्नेहा यादव, डू नॉट लीव द क्लास। तो कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस एक दोनों एक्टिविटी रखने वाला कमाल का एंजाइम है, पता है। ये एंजाइम क्या कर सकता है, डिपेंड करेगा कि किसकी अमाउंट ज्यादा है एटमॉस्फेयर में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो ज्यादा है तो रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन करेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। फिक्स करेगा मतलब क्या करेगा, उसके साथ कंबाइन होके आगे हमारी केल्विन साइकिल जो है चलेगा। मतलब यहाँ पे बनने वाला है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जो भी आगे इसकी साइकिल है देखेंगे हम। बट अगर मान लो किसी वजह से ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा होता तो नहीं है बट होगा, एक टाइम पे होगा, वो बताऊंगी मैं कब होने वाला है।
तब क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने लगती है। कि मान लो प्लांट की स्टोमाटा ने ठीक से काम नहीं किया एंड स्टोमाटा बाहर ऑक्सीजन भेज नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अंदर सेल के अक्यूमुलेट हो रहा है। सेल के अंदर ऑक्सीजन अक्यूमुलेट होना प्लांट के लिए हानिकारक है। जैसे हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट होना अच्छी बात नहीं है, हमको उसको बाहर फेंकना पड़ेगा, वेस्ट मटेरियल है। उसी तरह से प्लांट के लिए ऑक्सीजन सही बात नहीं है। प्रियांशी जॉइन ऑन टाइम। तो क्या करना पड़ता है, इसको बाहर निकालना पड़ता है। अगर वैसा नहीं हुआ तो रुबिस्को एंजाइम फिर ऑक्सीजन को फिक्स करवाने लग जाएगा एंड फिर ये करेगा प्रोसेस जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। आपने जिसने भी फोटोसिंथेसिस अभी पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो उन सभी को पता है कि फोटो रेस्पिरेशन ऐसा पाथवे है जहां पे क्या हो रहा है। एनीबडी नोस? पढ़ा तो होगा ना? एनीबडी अगर आइडिया दे सकते हो तो। गुड मॉर्निंग नेहा। फोटो रेस्पिरेशन मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पे रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन ना करके CO2 को ना पकड़ के ऑक्सीजन को पकड़ने लग गया। गलत बात हो रही है ये, बट हो रही है। बट इससे आगे प्रोडक्ट कुछ नहीं निकल रहा है, यहाँ से कोई शुगर बनता नहीं है, इसलिए ये एक वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाएगा। इसको देखते हैं हम आगे, इसको हम आगे फिर से पढ़ेंगे। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है वैसे ये, बट आपको यहाँ पे बताने का इंटेंशन ये था कि ये जो रुबिस्को था ये कॉमन एंजाइम है दोनों भी पाथवे के लिए। ये वाली जो एंजाइम थी ये कॉमन थी, ठीक है। अब ध्यान दो, अब क्या होगा, बहुत बार यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब RUBP एंड CO2 कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम एंड जो पहला स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनता है वो होगा 3-फॉस्फोग्लिसराइड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, तो स्टेबल कंपाउंड पहला कौन सा बना हमारा? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये स्टेबल है एंड 3 कार्बन का है, इसलिए C3 साइकिल। सही बात। देन फिर क्या हुआ, एक्चुअली अगर आप डायग्राम में देखोगे तो किसी ने मुझे पूछना चाहिए था कि फिर मैम ये क्या है, क्योंकि कार्बन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन होता है एंड ये RUBP जो है इसमें होते हैं 5 कार्बन। ये 5 और ये 1 मिला के एक्चुअली मेरा एक 6 कार्बन कंपाउंड बनना चाहिए, जो कि एक इंटरमीडिएट है, जो शॉर्ट लिव्ड है, जल्दी से वो स्टेबल नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि स्टेबल कंपाउंड जो है वो क्या है, PGA, क्योंकि ये जो शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड है ये जल्दी से क्विकली 3 मॉलिक्यूल्स में बट जाता है। देखो इस डायग्राम को पर्पसली डाला है क्योंकि ये तो आपका इजी वाला डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में भी है, बट देयर आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आज मुझे बताने थे, इसलिए हम इसको रिपीट भी कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको। सो ये 2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो गया, क्योंकि आपको जैसे जैसे हम साइकिल आगे बढ़ रहे कार्बन का भी काउंट रखना जरूरी है। क्यों आगे, अगेन इट इज डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है 3 PGA के, ये 2 मॉलिक्यूल्स है, यस, ये वाला एक, ये वाला दूसरा। आगे जो भी रिएक्शन चलेगी ये दोनों भी उस रिएक्शन को चलाएंगे। तो आगे क्या होगा, पहला स्टेप में क्या हो गया, CO2 प्लस RUBP जो बने इसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन मान लो। देन यहां से हुआ ये 3 BGA का फॉर्मेशन जो स्टेबल कंपाउंड था। फिर यहां से अब होगा रिडक्शन। अब रिडक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा वो देगा कौन, वो देगा हमारा ATP एंड नाउ वो यूटिलाइज हो जाएगा टू फॉर्म ADP। हाँ, ATP भी यहाँ पे बनता है, मतलब उसका भी यूटिलाइज होगा, साथ में NADP का भी यूटिलाइजेशन होगा। तो वहां पे 6 नंबर दे के रखे हैं, वैसे क्यों दिया है उसका काउंटिंग हम एंड में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। गुड आफ्टरनून। रिपीट करना। हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये जब 3 PGA कंपाउंड बनता है इसका बाद में होगा रिडक्शन। रिडक्शन टू फॉर्म व्हाट, अ ट्रायोज शुगर। रिडक्शन टू फॉर्म अ ट्रायोज शुगर, ठीक है। 3 कार्बन वाला शुगर बनने के लिए देखो यहाँ पे है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कहते हैं इसको, इट इज आल्सो कॉल्ड एज 3GP या 3GPA या G3P, ऐसे भी कहोगे तो भी चलेगा, बट यू कैन रिमेम्बर ओनली 3GPA, ठीक है। तो 3GP या फिर G3P एक ही बात है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। आपके इसमें इतना ही याद रखो तो भी चलेगा, ये 2 इंटरमीडिएट है, इनको ना याद रखिएगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे।
तो डायरेक्टली 3 PGA से, मैं बताऊंगी फिर से, डायरेक्टली 3 PGA से रिडक्शन हो रहा है टू फॉर्म अ ट्रायोस फॉस्फेट जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब क्या होता है, इस स्टेप पे आते आते क्या हो जाएगा, एक तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि जब भी कार्बन फिक्सेशन होता है हमको अल्टीमेटली शुगर बनाना है जो है ग्लूकोज 6 कार्बन का। करेक्ट? मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से पूरी साइकिल, तो ध्यान दो। 6 कार्बन का जो हमारा ग्लूकोज है, जैसे से 6H12O6 ऐसे लिखते हैं हम, राइट? तो अब हमको 6 कार्बन चाहिए टू मेक अ 6 ग्लूकोज का कार्बन। तो 6 कार्बन अगर लाने होंगे ना, तो मुझे 6 बार इस 6CO2 को यहाँ पे घुमाना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसलिए जब भी आप डायग्राम देखोगे हर चीज को डबल डबल किया हुआ दिख सकते हो आप। देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को घुमाओगे तब जाके यहाँ पे मुझे ग्लूकोज मिलेगा जिसमें भी C6 है। ये समझ रहे हो? Why 6 टाइम्स? यस मैम। हाँ, तो अब ये 12-12 मॉलिक्यूल्स क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे? ये आपका थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके है बट जरूरी है। 12-12 मॉलिक्यूल्स को दिखाने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो 6 मॉलिक्यूल बना था, ये 6 मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ था 2 में, 3 और 3। सही बात? तो यस मैम। हर बार जब ये यहाँ पे चलता रहेगा तो 3 into 1 टाइम, मतलब ये एक बार चलेगा, ये एक बार चलेगा, ऐसा 6। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स फिर से 6 बार घूमेंगी ना, तो 2 into 2 6 12, राइट? ये भी 6 बार घूमेगा, ये भी 6 बार। तो यहाँ पे जो भी बन रहा है सब कुछ 6 बार हो रहा है क्योंकि हर बार हमको 6 बार ये साइकिल को घुमानी पड़ेगी। इसलिए आपको वहां पे 12 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं क्योंकि वो 2 बार साइकिल, 6 बार साइकिल में से जा रहे हैं। एंड 6 बार या 6 टाइम्स को साइकिल का चलाने का सिर्फ इतना ही इंटेंशन है क्योंकि अंत में हर बार क्या होगा, ये ट्रायो शुगर जब निकलेगा एक ही कार्बन निकलता जाएगा, ओनली 1 कार्बन। ऐसे हमको 6 टाइम करना पड़ेगा तब जाके 6 कार्बन को हम निकाल सकते हैं एंड ग्लूकोज को बना सकते हैं। फिर बाद में लास्ट में हो जाएगा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन के दौरान क्या हो जाता है, फिर से RUBP को हम वापस से बना लेते हैं ताकि फिर से ये CO2 के साथ कंबाइन कर सके एंड कार्बोक्सिलेशन का जो कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप थी, ये सेकेंड थी एंड ये थर्ड था हमारा। सिंपल है। तो यहाँ पे कार्बन को मैंने याद रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये जो ग्लूकोज है, रिडक्शन संजना, रिडक्शन में क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो हमारा स्टेबल कंपाउंड था, इस कंपाउंड को एक स्टेप से होके एक फिर से स्टेप में आना पड़ता है जहां पे ट्रायो शुगर बनेगा। तो ये बीच में के जो 2 स्टेप है उसको मैंने आपको याद रखने के लिए मना किया है क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगी ना तो देखो ये चीज आप याद नहीं रख पाओगे। इसलिए फिर मैंने क्या किया कि याद रखो, फ्रॉम दिस स्टेप रिडक्शन होके यू आर गेटिंग दिस ट्रायो शुगर। जब आप डिग्री लेवल पे जाओगे ना तब ये साइकिल आपको फिर से डिटेल में मिलेगी, तभी आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। बट यहाँ पे याद रखोगे तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। पहली बात, एनसीईआरटी थ्योरी क्वेश्चन में तो ये लिखना ही नहीं है। एंड अगर इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मुझे पता है ना कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उसमें क्वेश्चन नहीं बन रहा है। सो दैट इज द रीजन। हाँ मैम, ट्रायल शुगर बन जाएगा उसके बाद मतलब रीजनरेशन कैसे होगी? इसको कहते हैं एक कार्बोहाइड्रेट स्क्रैम्बल सी। ये जो ट्रायो शुगर यहाँ पे बनता है एंड यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स जलते चले जाते साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, ये चले जाएगा साइटोप्लाज्म में टू मेक अ ग्लूकोज। बट यहाँ पे क्या होता है, 12 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ही है चले गए। 12 कैसे आए पता है? 12 आए क्योंकि 6 जो इंटरमीडिएट बने थे वो स्प्लिट हुए थे एंड 6 बार वो साइकिल में घूम रहा है, इसलिए वहां पे 12-12 दिख रहा है। तो 12 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल ट्रायो शुगर के निकल गए साइटोप्लाज्म में टू मेक शुगर। 10 मॉलिक्यूल बच गए। उस 10 मॉलिक्यूल का अब कन्वर्जन हो जाएगा टू फॉर्म RUBP, जहां पे फिर से एक बार ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है टू फॉर्म NADP। तो एक्चुअल में होता क्या है, एक जो साइकिल होती है, एक साइकिल में करीब करीब यहाँ पे 12 और यहाँ पे कुछ 6 ATP का यूज होता है। तो ऐसा टोटल 18 ATP एक साइकिल में चलते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 6 बार आपको करवाना पड़ेगा। तो देखो 6 बार नहीं, सॉरी
यहाँ पे 18 नहीं, मैंने गलत बोल दिया आपको। पूरा अगर पूरा 6 बार में ही 3 एटीपी आपको, बनती है, एक बार में 3 एटीपी बनती है ना मैम। हाँ सॉरी, मैंने वही बोला चाहिए था, गलत हो गया मुझसे वो। एक बार में 3 एटीपी बनेगी जिसको आपको फिर से मल्टीप्लाई करना। फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो 18 बन जाता है। मैम 3 और फिर 2 समथिंग इज हैपनिंग। NADPH बनता है। थोड़ा जोर से बोलो नंदिता, आप बात कर रहे हो तो थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत धीमी है आपकी आवाज। 3 ATP बनते हैं और 2 NADPH बनते हैं। यूज होते हैं, बनते नहीं है, यूज होते हैं। दिस इज यूटिलाइज, 3 आर यूटिलाइज्ड, ये 2 आर यूटिलाइज्ड। ओके, फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ऐसा यूज हो रहा है, यूज हो रहा है, बन नहीं रहा है। फॉर्मेशन नहीं हो रहा है बच्चा। सी यूज हो अभी रहा मैंने है। बताया, हाँ एटीपी तो बना लिया है हमने, इसका यूज होगा। तो हम यहाँ पे एटीपी को स्प्लिट करेंगे एडीपी प्लस आईपी में, एंड एनएडीपीएच को भी हम स्प्लिट करेंगे एनएडीपी प्लस एच प्लस में, एंड ये 2 वापस से चली जाएंगी लाइट रिएक्शन में टू अगेन गेट रिसाइकल्ड एंड टू अगेन फॉर्म एटीपी एंड एडीपी। तो यूज ऑफ द वर्ड्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ओके एक साथ अगर जब आप पूरे साइकिल को कैलकुलेट करते हो, वैसे यहाँ पे दे ही रखा है मैंने, ये आपके बुक में ही था कि यू विल गेट टोटल 18 एटीपीज एंड 12 एनएडीपीएच जब 6 टर्न्स होते हैं तब। मुझे बीच में किसी ने कुछ पूछा था, प्लीज आस्क अगेन। समबडी हैड आस्क्ड समथिंग, मैंने शायद रोक दिया। हाँ मैम, वो मैं पूछ रही थी कि मतलब कहीं पे हम एडीपी से एटीपी बनाते हैं और कहीं पे एटीपी से एडीपी, नहीं तो नहीं उसमें नहीं नहीं कंफ्यूजन नहीं, हो जाती है। कहीं पे भी एडीपी से एटीपी नहीं बनाए। देखो देखो, लुक एट द डायग्राम वेरी नीडफुली। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ये एक तो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में एटीपी कहीं भी नहीं बनता, एटीपी यूज होता है। देखो एरो मार्क देखो, एटीपी से एडीपी जा रहा है, यहाँ पे भी एटीपी से एडीपी जा रहा है, बन नहीं रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। बट पीछे यहाँ पे जब केमी ऑस्मोसिस पढ़ा हमने, तो यहाँ पे एडीपी प्लस आईपी से एटीपी बन रहा है। ये चीज क्लियरली ध्यान में रख दो कि हमने एटीपी यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, लाइट रिएक्शन का थालाकॉइड मेम्ब्रेन में एटीपी बना लिया है, एनएडीपीएच बना लिया है। इसी को हम यूज करेंगे तो ये वाली रिएक्शन रखेंगे, एंड जब ओके मैम। यूज करेंगे बाद क्या रह जाएगा, देखो इसमें भी देखो, आ गया कहा गया, एटीपी यूज हो रहा है मतलब इसके जो अंदर के फॉस्फेट बॉन्ड्स है, उस फॉस्फेट बॉन्ड से एनर्जी ली जा रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा रहा है, एंड इसका रिडक्शन हो रहा है टू फॉर्म आरयूबीपी। तो रिडक्शन होने के बाद एटीपी को अब हम एडीपी प्लस 6पीआई लिखेंगे। यहाँ पे भी देखो एनएडीपीएच जो बना था, अब उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। यू शुड पे अटेंशन टू एरोज। एरोज में देखो कैसे दिखा रही हूँ, एटीपी इज यूज्ड। अगर ये उल्टा होता ना, ऐसा होता तो एटीपी इज फॉर्म्ड, बट ये ऐसा है मतलब एटीपी इज यूज्ड। तो एरो से आपको पता चलता है कि हो क्या रहा है साइकिल में। ओके मैम, अंडरस्टूड, थैंक यू। कुछ कुछ तो गया। सबसे पहली बात कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा एटमॉस्फेयर से, वो आरयूबीपी से कंबाइन होगा। आरयूबीपी रुबिस्को बिसफॉस्फेट जो 5 कार्बन कंपाउंड है, दोनों भी मिलेंगे तो पहला 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे, बट ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसलिए इमीडिएटली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3pJ बनाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है, 3 मतलब यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स एंड 3, ये कोइंसिडेंट हो गया, बट 3 इज नथिंग बट स्टैंडिंग फॉर द कार्बन। कितने कार्बन है, सी 3 कार्बन, 1 2 3 1 2 3, 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन के। अब ये आगे चलेंगे रिडक्शन में, जहां पे एटीपी का यूज किया जाएगा, एंड फिर बाद में वो यहाँ पे ट्रायो शुगर बनाएंगे। बीच में के 2 स्टेप्स हम नहीं लिख रहे हैं, रिडक्शन ही इतना ही लिखेगी क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेप्स है। जैसे आपको याद नहीं रहेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये याद रखने में थोड़ा दिक्कत जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ। अल्फा कीटोग्लूटारेट भी बनता है, तो इतना कैसे याद रख पाओगे ना, आपके लेवल के लिए ये जरूरी नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे हम कि 3pJ जो है वो क्या करेगा, अब रिडक्शन करेगा, जिस दौरान एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो मिलेगा एटीपी एंड एनएडीपीएच से। एनएडीपी इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कैलकुलेटेड एज 3 एटीपी, ये बात पता है। 2.5 to 2.8 होता है, बट उसको इक्वलाइज करके 3 एटीपी के समान मानते हैं। मतलब एक एनएडीपी का मॉलिक्यूल बना ना,
तो 3 एटीपी जितनी एनर्जी दे सकता है, सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला मॉलिक्यूल ये अगर पता नहीं है तो आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे कैलकुलेशंस में ये मदद करेगा आपके। एनएडीपी होगा तो 3 एटीपी देगा, देन जीटीपी होगा या एफटीपी होगा तो ये एफटीपी 2, जीटीपी 1, इतना एटीपी वो बना सकते हैं, मतलब इतनी इक्विवेलेंट एनर्जी दे सकते हैं। इफ यू कम अक्रॉस जीटीपी, एफटीपी, एफडीपी, एनएडीपी, तो उनके उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का वो वैल्यू है। तो अब तक तो शायद आपको कहीं पढ़ा नहीं होगा, एफडीपी जीटीपी कहीं पढ़ा है क्या? इसमें तो है। पढ़ा है क्या? ठीक है, गुड। तो जीटीपी इज इक्वल टू 1 एटीपी ओनली। एफटीपी 2 मॉलिक्यूल्स देता है, 1.5 अराउंड देता है एक्चुअली, बट कैलकुलेशन के लिए राउंड फिगर करके उसको 2 एटीपी करा जाता है। तो एफटीपी इज 2, एनएडीपी इज 3 एंड एटीपी इज 1 ओनली, सेम। एंड फिर एंड में क्या करेंगे हम, ट्रायो शुगर के कुछ मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बिकॉज 6 बार जब घूमेंगे तब। बट यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं साइटोप्लाज्म में शुगर बनाने के लिए, एंड 10 मॉलिक्यूल जो वो रीजनरेट हो जाएंगे टू अगेन अ 5 कार्बन कंपाउंड, जो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के अगेन साइकिल को चलाएगा। तो इस तरह से हमारी जो साइकिल होती है वो 6 टाइम्स चलानी पड़ेगी, तब जाके मुझे एक ग्लूकोज मिलेगा 6 कार्बन वाला। अगेन सेम डायग्राम है ये, whichever is easy you can write। अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है डायग्राम तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। सिंपल से ये वाला डायग्राम भी अगर करोगे कि 6 CO2 देन 3 PGA, देखो यहाँ पे भी लिखा है एक्चुअली 12 मॉलिक्यूल्स, तो ये बताना जरूरी था ऐसा क्यों होता है। कुछ भी डाउट हो अभी पूछो, आगे जाके भूल जाओगे, आगे क्वेश्चंस में अगर नहीं कर पाओगे तो अगेन यू विल बी। G3P क्या है? हाँ सिमरन, मैम G3P क्या है इसमें? गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट इसमें नहीं है, देयर इज नथिंग रिलेवेंस। जीटीपी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दिया था मैंने। अगर मैम कहीं आप G3P है क्या है, मैम, G3P लिखा है ना? G3P इज ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट ट्रायो शुगर है ये, 3 Okay, कार्बन okay. कंपाउंड का शुगर है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये वाला जो आगे निकलता है। कुछ मॉलिक्यूल्स G3P के निकल जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स आगे RUBP में बन जाएंगे। ट्रायो शुगर विच इज 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड लिख दूं मैं, या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, एनीथिंग इज फाइन। तो 3 मतलब कि 3 कार्बन वाला, इतना ही उसका मतलब होता है। जब किसी के पीछे 3 लगता है ना या 2 लगता है, उसके कार्बन को दिखा रहा है बस, और कुछ नहीं। एंड कभी कभी वो फॉस्फेट की पोजीशन को दिखाता है। इतना डिटेल में मत जाओ बच्चा, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, आपको सर चकरा जाएगा, बहुत डिटेल हो जाएगा बच्चा जी, इतना नहीं चाहिए। बस कार्बन डाइऑक्साइड आया, RUBP से जुड़ गया, इसको रुबिस्को ने इस रिएक्शन को कैटालाइज किया। अभी रुबिस्को का काम क्या चल रहा है, CO2 को पकड़ना चल रहा है, मतलब कार्बोक्सिलेशन वाला काम कर रहा है रुबिस्को। देन बन के एक स्टेबल कंपाउंड जो पहला बनाता है वो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये बहुत कंफ्यूजिंग है ना, यहाँ पे भी फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं हम, यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट बोलते हैं। है तो सेम ही, बट बस शब्दों का खेल हो रहा है। बट ये शब्दों का खेल नहीं है, स्ट्रक्चर वाइज थोड़े वो अलग है। होते तो सेम ही है, मतलब ग्रुप को यहाँ से उठा के वहां पे लगा दिया हो इसलिए उसको दूसरा नाम दिया गया हो, वैसा है। ये पता है ना, मेरे साथ भी होता था। मैं भी फिर जब 12th में थी, 11th में थी, यार इसको याद कैसे रखे, तो हम लोग सिर्फ 3 PGA G3P ऐसा ही याद रखते थे, क्योंकि पूरा याद रखने जाए फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर वो बन जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, तो फिर वो बन जाएगा रुबिस्को, RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, इतना कंफ्यूज होता था। तो बेटर शॉर्ट फॉर्म 3 PGA 3GP RUBP। एंड वहां पे कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे, NCERT के फाइनल एग्जाम में भी लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, बी अश्योर्ड। क्लियर? यस मैम क्लियर। से आगे चले C3 C4, अगर कहीं भी डाउट है तो बताओ। अच्छा, आपके स्कूल में भी? हाँ नो मैम, स्कूल में मैम ने 10 बार बोला था लिख के आने के लिए, और फिर टेस्ट हो चुका है तो अच्छे से आता है। मैम मेरे को तो चैप्टर पढ़े हुए ना ऑलमोस्ट हाफ मंथ हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा कोई बात नहीं, रिवाइज रिवीजन नहीं हो था। जाएगी, क्योंकि यस मैम। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे हम फोटोसिंथेसिस के ऊपर नीट का एग्जाम भी रखेंगे। सो
ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बच्चे, ये तो मैं कभी भी नींद में भी नहीं बोलूंगी कि इसको स्किप करो। नो, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर बेसिक्स। जिसको भी बायो में बहुत इच्छा है या इंटरेस्ट है तो दे शुड नॉट मिस yes, दिस। पारुल कह रही है क्या? ओ ओके पारुल, एक काम करना पारुल, मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर है ग्रुप में, उस पे एक बार मैसेज डाल देना, आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है पारुल? मैम मुझे भी भेज देना। यस प्लीज टेक्स्ट मी। मैं बाद में भूल जाती हूँ क्योंकि इसके बाद ये सब आपका डिटेल्स नहीं मिलेगा ना मुझे, तो प्लीज टेक्स्ट मी। मैम आपका नेम क्या है? पूजा मैम। अभी मैंने जो अलर्ट डाला था कि ज्वाइन द क्लास। ठीक है मैम, वो आपका ही नंबर। हाँ मैम वो आप मतलब कितने लेक्चर्स हो गए हैं इसके? अभी 3 हुए हैं ना हाँ इस चैप्टर के? ओके मैम। यस। वैसे पुराने व्हाट्सएप ग्रुप पे ना, जो अगर आप व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे पुराने ग्रुप में भी, उसमें भी जो हमने टीचर्स ने, सारे टीचर्स अपने अपने इस पे ऐड करते ही जा रहे हैं, क्योंकि न्यू व्हाट्सएप ग्रुप का वो ग्रुप डिस्क्रिप्शन का लिंक बनने में टाइम लग रहा है, अभी भी बच्चे सेग्रीगेट हो रहे हैं ना, तो पुराने इसमें हम अपडेट कर रहे हैं। अगर वो लिंक आपके पास है, अगर ग्रुप ने अपने छोड़ा नहीं होगा ना, तो उस लिंक पे भी जाके देखो, आपको मिलेगा, हमने फोटोसिंथेसिस उसको अपडेट करा है। इफ यू आर यस देयर मैम। ग्रुप यू विल डेफिनेटली फाइंड। मेरा नहीं मिलेगा बट किसी और का तो मिल ही जाएगा, मतलब तो पढ़ने से मैम है ना। आपका भी मिल जाएगा यूट्यूब पे, अवंती फेलो दिल्ली। बट उसके लिए आपको थ्रू द चैनल या फिर थ्रू स्टूडेंट आईडी जाना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारोगे तो नहीं मिलेगा बच्चा। मैम मिल जाता है, मैंने कर रहा है, मैंने मैंने उधर खुद करके देखा, सब्सक्राइब कर मुझे ही रखा है। नहीं मिला यार, आपको कैसे मिल गया? मैम मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है, और मतलब पहले जो मैम टीचर पढ़ाती आपके ना, हाँ साथ हाँ, तो यू मैंने आर अ उसको लेक्चर सुन सब्सक्राइबर, कर यू आर रखा अ है। सब्सक्राइबर। इसलिए अगर नहीं करोगे, कोई अगर रैंडम कोई और XYZ स्टूडेंट है तो उसको ढूंढते बोले को नहीं मिलेगा। इफ यू आर अ यस मैम, सब्सक्राइबर थोड़ा तो टाइम लगता मिलेगा। है। कोई और मोबाइल से ट्राई करके देखो जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो सब्सक्राइब नहीं है, नहीं मिलता है। मुझे तो नहीं मिल पाया, इसलिए बोली। मैम सब्सक्राइब मैम करने के लिए बहुत सारे कितनी लिंक है, करूँ? लिखना पड़ेगा। क्या बोले पारुल? हे भगवान, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। मैम वॉइस बहुत लो है इसकी। हाँ तो ओके, C3 जल्दी चलो, मुझे अभी आगे बहुत पढ़ाना है आज, क्वेश्चन भी कराना है। C3 एंड C4 प्लांट्स क्यों बोले गए? सबसे पहली बात, एक तो ये तो C3 एसिड बनाता है, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, एंड C4 प्लांट्स को C4 इसलिए कहा गया क्योंकि वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना देता है, जो क्या है, एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो ये एग्जांपल्स को मैं फिर से हैशटैग करके हाईलाइट कर रही हूँ कि कौन से C3 प्लांट्स है एंड कौन से C4 प्लांट्स है। ये बहुत कॉमन है, सॉरी, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है जिसके ऊपर फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बने। जैसे सॉरगम पे क्वेश्चन बनता हुआ देखा है, सनफ्लावर एंड कॉटन पे, शुगर केन पे, इस पे क्वेश्चन बनते हुए मैंने देखे पढ़े हैं। तो इसलिए मैंने इन कॉमन एग्जाम्पल्स को डाला है कि कौन से प्लांट्स है जो C3 है एंड कौन से प्लांट्स है जो C4 है। और एक चीज ना, और एक हिंट अब देख सकते हो कि जनरली C3 प्लांट्स टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट मतलब कौन सी वाली रीजन, जहां पे ज्यादातर ये होना चाहिए, मॉडरेट ठंड होनी चाहिए ऐसा, और ट्रॉपिकल मतलब जहां पे ज्यादा गर्मी हो। तो गर्मी की जगह पे जो होते हैं प्लांट्स वो ज्यादा C4 होते हैं, ज्यादा टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं या टॉलरेट कर सकते हैं। तो आपको फिर ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हैं आप कि ऐसा कौन सा प्लांट है भाई जो टेम्परेचर को टॉलरेट करेगा, ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होगा। तो उस हिसाब से भी आप एग्जाम्पल्स को दे सकते हो। बट ये इजी है ना, दे रखा है मैंने, पढ़ लो इसी को। व्हाई यू वांट टू अगेन वेस्ट टाइम टू थिंक। हाँ यस प्रियांशी, कहाँ से उठाया यार, कितने स्मार्ट हो आप लोग। यस पीपल, इस प्लेलिस्ट को अगर डाउनलोड करोगे या सेव करोगे तो इस पे अपलोड होता है। अच्छा ओके, सो लेट्स कम टू हैचन-स्लैक पाथवे। ये साइंटिस्ट का नाम है बाय द वे, इसलिए हैचन-स्लैक पाथवे दिया है। सो 4 कार्बन कंपाउंड जो है सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है। वहां पे 6 कार्बन बन रहा था बट वो स्टेबल नहीं था केल्विन में, वो कार्बन कंपाउंड स्टेबल नहीं था। 6 वाला जल्दी से स्प्लिट हो रहा था 3 कार्बन कंपाउंड में, जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है। याद है ना? अगर इंटरमीडिएट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ना ये लॉजिक सी बात है यार, आरयूबीपी का एक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक, सॉरी आरयूबीपी में 5 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक, ऐसा मिलकर तो 6 कार्बन कंपाउंड बनना चाहिए। बट 3 PG है तो 3 कार्बन का है, फिर बाकी के 3 गए कहाँ? तो ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसा नहीं है, 6 कार्बन ही बनता है बट स्प्लिट होगा 3-3 कार्बन में।
तो ये चीज कहीं लिखी नहीं है, ये हम बताते हैं इसलिए सिखाते हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूज ना हो। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट C4 साइकिल, हमको इसके जो क्रैंस एनाटॉमी है इसके बारे में समझना होगा। यस, बाय नाउ एनीबॉडी नोज, कोई बता सकता है क्रैंस एनाटॉमी क्या होती है? क्रैंस मतलब क्या, या जिसको हम व्रत कहते हैं, जो ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा ना मूवीज में, सीरियल्स में, से फूलों का ऐसा राउंड सर्कल कुछ होता है जो ऐसे चढ़ाते हैं फॉर एनी फ्यूनरल पर्पस, या अगर किसी को विशेस भी कर रहे हैं तो राउंड सा कुछ ऐसा फ्लावर का बुके होता है ना। हाँ ना, बोलो यार। यस मैम। इसको फूल बना देंगे, हाँ। तो ऐसे जो फूल के बुके होते हैं राउंड में, दिस इज कॉल्ड एज व्रेथ, व्रेथ या क्रैंस। तो इनको यहाँ पे बोलने का या इसका संबंध ये हुआ कि वैस्कुलर बंडल्स के इर्द गिर्द ना, वैस्कुलर बंडल्स के आजू बाजू में क्या होता है, ऐसे फूलों के जैसे स्ट्रक्चर, राउंड जैसे स्ट्रक्चर में बंडल शीट। कौन से होते हैं? हम बंडल शीट। करेक्ट, कुछ बड़े बड़े बंडल शीट सेल्स जो है वो यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, एंड इसके इर्द गिर्द में फिर आएंगे हमारे कौन से सेल्स? MS सेल, जिनको मैं MS धोनी का नाम दे रखा है मैंने। ये होते हैं हमारे MS सेल्स, और ये होते हैं हमारे BS सेल्स। BS को क्या नाम दे बच्चों? MS तो धोनी हो जाएगा, BS को क्या नाम दे? यू कैन टेल मी एनी शॉर्ट फॉर्म। तो BS एंड MS ऐसे ही, बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर सेल्स के इर्द गिर्द होगा MS धोनी। वाह, फिर तो बहुत अच्छे से याद रखोगे आप। फ्लावर जैसे भी है नहीं? हाँ सही है, या ट्रू। तो ऐसा कुछ हमारा अरेंजमेंट दिखता है C4 सेल्स में, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रैंस एनाटॉमी, है ना? इसमें कोई दिक्कत है? ये अच्छा, ये भी सबने पूछना चाहिए था कि फिर ऐसे वाले अडेप्टेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों नॉर्मल से हमारा MS सेल्स नहीं है जिसमें से नॉर्मल केल्विन साइकिल चल रहा है, एंड खुशी खुशी अपने प्रोडक्ट्स या कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं? बट क्या हुआ ना, कुछ ऐसे एरियाज है, ड्रॉट एरियाज, ड्राई एरियाज, उनमें क्या होने लग गया, जैसे हमारा जो बदमाश रुबिस्को है, ये कार्बोक्सिलेज को छोड़ के ऑक्सीजन को पकड़ने लग गया। कुछ टाइम में क्या हो गया, बहुत टेम्परेचर बढ़ने लग गया, या फिर जैसे डेजर्ट्स एरियाज हो गए, अफ्रीका जैसी एरिया होगी जहाँ पे वो ड्राई है, एरिड है, उस जगह पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर का बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन जो है प्लांट का वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, हमारा रुबिस्को बहुत सेंसिटिव है, उसने CO2 को छोड़ दिया, ऑक्सीजन को पकड़ लिया। तो ये तो गलत बात हो गई ना, अगर CO2 ही फिक्स नहीं हुआ तो शुगर नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन के लिए जो शुगर आ रहा है, कार्बन के लिए जो शुगर आ रहा है, सॉरी, शुगर के लिए जो कार्बन आ रहा है वो आ रहा है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसके वजह से क्या हो गया, ये C4 प्लांट्स ने क्या किया, अडाप्टेशन में कुछ ऐसे बंडल शीट सेल्स से, बंडल शीट तो हमने अभी नाम दिया है क्योंकि बंडल्स में वो बस जाते हैं, वैस्कुलर बंडल्स के आजू बाजू में है इसलिए बंडल शीट सिंपली। तो कुछ सेल्स को ऐसे डिपॉजिट कर लिया आजू बाजू में, एंड उनमें भी कुछ क्लोरोप्लास्ट, जिनको हम डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट मतलब बच्चे कि ऐसे क्लोरोप्लास्ट जो मेसोफिल सेल्स में भी है एंड बंडल सेल्स में भी है, एंड दोनों में भी प्रेजेंट होते हैं। केल्विन साइकिल में ये नहीं है, केल्विन साइकिल में मोनोमॉर्फिक होंगे, एक ही टाइप का क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे दो टाइप है, कुछ मेसोफिल में है, कुछ बंडल शीट में है। तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट को डिपोजिशन उन्होंने कर लिया, सो दैट जो ऑक्सीजन निकल रहा था एक्सेस टेम्परेचर का बढ़ने की वजह से, एक्सेस जब रेस्पिरेशन प्लांट्स में रेस्पायर करेंगे है कि नहीं, उनको भी ब्रीदिंग करनी होती है, तो उस दौरान जो ऑक्सीजन एक्सेस निकल रहा था उसको फिक्स करने के लिए, हाँ, उसको कंपनसेट करने के लिए, वो प्रोसेस को ना करने के लिए, एंड रुबिस्को को चुपचाप से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए एक अडेप्टेशन करना पड़ा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो बार बार ऑक्सीजन ही रुबिस्को पकड़ लेता, एंड फिर शुगर कभी बनता ही नहीं। तो उस रिएक्शन को रोकना था, तभी अडेप्टेशन को किया गया। यस, क्रैंस एनाटॉमी क्लियर? यस मैम। ले जा रही हूँ मैं कि कैसे वैस्कुलर बंडल्स के बाजू में है हमारे बहुत सुंदर सेल्स, जैसे अभी कहा, बहुत सुंदर के साथ महासुंदर भी है, ऐसे भी याद रख सकते हो यार। CBS के बाद MS, एंड उनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो है हमारे डायमॉर्फिक वाले क्लोरोप्लास्ट। MS की फुल फॉर्म क्या है? मेसोफिल सेल्स बच्चा, ये मेसोफिल सेल्स है। मैम तो C से होते हैं ना, इसलिए सोच रही थी।
हाँ बट वो राइमिंग करने में इजी जाता है ना। मेसोफिल्स को एस उठा दिया था मैंने एक्चुअली। राइमिंग BS मतलब बंडल शीट वाले सेल्स, राइम करते हुए उसको इजी जाता है समझने के लिए, इसलिए। ठीक है, मेसोफिल एंड बंडल शीट्स, ये मेसोफिल्स का एस उठा दो चाहिए तो। ठीक है, ओके अब देखते हैं कि क्रांस एनाटॉमी में कैसे मेसोफिल एंड बंडल शीट्स दोनों में भी साइकिल्स को कैसे चलाया जाएगा। शबाब को मेरी आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही है? मैम आ रही है। आवाज आ रही है। मैंने चेक किया है, यस नेटवर्क इज फाइन। एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो बच्चा। ओके, सो जैसे वहां पे रुबिस्को एंजाइम था, अब यहाँ पे एक बहुत ही क्लासिक एंजाइम आएगा जिसको हम कहते हैं पेप्केज एंजाइम। एंड ये बहुत ही स्टूडियस है, अच्छा बच्चा है, जो चुपचाप से कार्बन डाइऑक्साइड को ही पकड़ेगा, ऑक्सीजन को कुछ नहीं करेगा, या ऑक्सीजन से ये कोई भी मेल नहीं खाएगा। तो देखो सिंपल सा हमारा पाथवे है यहाँ पे जो 2 सेल्स में चलने वाला है। ऊपर जो भी डायग्राम आपको समझ में आता है आप उसको देख लेना, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है ना कभी कभी, ये थोड़ा सा इजीली एनिमेटेड फॉर्म में मिल जाता है हमको। तो अगेन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आया, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में पेप कार्बोक्सिलेज जिसको हम पेपकेस कहते हैं, इसने क्या किया, फॉस्फोइनाइल पायरुवेट जो एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड को अगर एक कार्बन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड बन गया जो है O। पता है बच्चे कभी कभी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ समटाइम्स कुछ अलग भी 4 कार्बन कंपाउंड बन सकते हैं, जैसे वो एक ही जगह पे समटाइम्स मैलेट भी बन सकता है, मैलेट या मैलिक एसिड, कभी कभी अस्पार्टिक एसिड भी बनता है। दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगेन, बट आपके बुक में है शायद यार, आई गेस है। एनीवेज बट नॉट नेसेसरी कि हर बार यही वाला 4 कार्बन कंपाउंड बने, क्योंकि ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, कोई भी एक एसिड बनाना जरूरी है, तो इनमें से कोई भी जो है प्रोडक्ट बन सकता है। बट जनरली हम बढ़ाते हुए OAA ऑक्सैलो एसिटेट को ही कंसिडर करते हैं, या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को ही कंसिडर करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम थिंग। तो ये जो चली हमारी चली MS सेल में, हमारी महासुंदर वाली सेल में चली, ठीक है। तो मैलेट को फिर बाद में उन्होंने ट्रांसफर किया बंडल शीट सेल में, ऑक्सैलो एसिटेट से फिर मैलेट। यहाँ पे भी देखो 4 कार्बन ही है, अभी तक कार्बन का कुछ भी हिलाया नहीं है। बट जैसे ही मैलेट आ जाते हैं हमारे BS वाले सेल में, वहां पे उनको सहन नहीं होता कि भाई मेरे पास 4 कार्बन है, हेवी फील होने लगता है, बिकॉज वो कुछ अंदर की तरफ आ रहे हैं, वैस्कुलर बंडल्स की तरफ आ रहे हैं। तो क्या कर देंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में से निकाल देंगे, इसको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या बच्चा सब लोगों के लिए, इट वुड बी बेटर। आपको डायग्राम से ना थोड़ा ड्रॉ करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो CO2 क्या करेगा, CO2 बाइंड करेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ, एंड ये बनाएगा 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये एक है 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये चल रही है मेरी कौन सी सेल में, मेसोफिल सेल में। फिर ऑक्सैलो एसिटिक का कन्वर्जन हुआ मैलिक एसिड या मैलेट में, एंड उसको ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे वाले सेल में। क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं हम, पूरा ही हट जाता है क्या ये, क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चा हम, क्यों उसी सेल में हम क्यों नहीं कर रहे, एनीबॉडी? ये सोचते क्यों नहीं यार, बस प्रोसेस को पढ़ना है तो पढ़ना है, क्यों हो रहा है प्रोसेस, मैलिक एसिड को यहाँ से मैं यहाँ पे क्यों भेज रही हूँ? फिक्सेशन के लिए। एक बात वो हो गई करेक्ट। तो दूसरी बात ये हो गई कि शुगर हमारे यहाँ पे मेसोफिल सेल में जो है वो बन नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका एडवांटेज एक तो C3 साइकिल जो है वो मेसोफिल में ही बनाएंगे, बट जब थोड़ा सा अडाप्टेशन हो गया तो वैस्कुलर बंडल की बाजू में जो बंडल शीट आ गए उसमें हमको शुगर बनाना पड़ता है। तो शुगर बनाने के लिए फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस मैलिक एसिड से निकालना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन।
एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, निकल के जा रहा कहाँ पे है, ये जाएगा हमारे केल्विन साइकिल में, एंड केल्विन साइकिल से फिर बनेगा हमारा शुगर। तो देखो एक बार यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ, एक बार यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ, तो कैन आई से कि 2 टाइम्स कार्बन फिक्स हो रहा है यहाँ पे C4 वाले साइकिल में, 2 बार कार्बन फिक्स हो रहा है। फिर क्या होगा, मैलिक एसिड को अभी 3 कार्बन कंपाउंड बन गया, नाउ इट फॉर्म्स पायरुवेट। क्यों, मैलेट जो 4 कार्बन कंपाउंड था वो अभी रिड्यूस हो गया, उसका एक कार्बन हट गया कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो ये जो 4 कंपाउंड थे ना कार्बन के, वो अभी 3 कार्बन बनेंगे, जिसको हम कहते हैं पायरुवेट। एंड पायरुवेट अगेन ट्रांसपोर्टेड बैक टू मेसोफिल टू फॉर्म पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि फिर से क्या है, 3 कार्बन है, यही 3 कार्बन एंड ये कार्बन, फिर से यहाँ पे बनेगा 4 कार्बन। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो गया। ये सही बात क्लियर हो रही है सबको? यस मैम। पूरे साइकिल के दौरान अगर आपने देखा तो सिर्फ एक ही बार यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, वो है यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है, दिस इज वेरी एफिशिएंट, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। ये बहुत बार टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है या खुद को हाई टेम्परेचर में भी सस्टेन कर सकता है। तो अगर कभी भी ऐसा स्टेटमेंट बनता है नीट के क्वेश्चन में कि C3 एंड C4 साइकिल में फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी किसकी है, तो वो है हमारी C4 की, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन होने वाला है, एक तो कार्बन ज्यादा फिक्स हो रहा है, तो कार्बन का लॉस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं हो रहा है, सो देयर इज नो लॉस। एंड अगर मैंने कंपैरिजन फिर से किया कि भाई ये फोटो रेस्पिरेशन मतलब C3 साइकिल में जो लॉस हो रहा था उससे और इसमें कंपनसेशन कैसे हो गया या फिर ये बेटर कैसे हो गया, तो वहां पे जो टेम्परेचर एक्स्ट्रा होने हाई होने की वजह से रूबिस्को ने जो ऑक्सीजन को पकड़ा था, यहाँ पे अगर टेम्परेचर हाई भी हो गया तो भी ऑक्सीजन की पकड़ने की चांसेस है नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सप्लाई हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा एटमॉस्फेयर से। समझ रहे हो, ये चीजें समझने की बात है बच्चे। रूबिस्को जो था, प्लीज इफ नॉट अंडरस्टूड पूछो, रूबिस्को ऑक्सीजन को भी पकड़ता है, CO2 को भी पकड़ता है, तो ये ऑक्सीजन को तभी पकड़ेगा जनरली C3 साइकिल्स में, एंड रूबिस्को हमेशा CO2 को पकड़ेगा C3 एंड C4 दोनों में भी। बट C3 में कंडीशन क्या है, अगर CO2 का सप्लाई कम हो गया, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो गया या ऑक्सीजन सेल्स के अंदर ही ज्यादा हो गया, तो रूबिस्को ऑक्सीजन को पकड़ लेगा C3 में। बट सेम अगर C4 प्लांट्स में भी अगर मैं ऑक्सीजन को बढ़ाती हूँ तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि केल्विन साइकिल के ऊपर उसका असर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे CO2 कंटिन्यूसली सप्लाई होते जा रहा है, तो कंपनसेशन हो रहा है, इसको हम कहेंगे कंपनसेशन। क्लियर? यस मैम क्लियर। यहाँ पे ज्यादा ATP का भी इतना यूजेज नहीं, मतलब इतना एनर्जी भी नहीं खाता है, इतना भी एनर्जी नहीं होने वाला है। तो 2 टाइम्स CO2 फिक्सेशन इन 2 डिफरेंट सेल्स। और एक चीज C3 साइकिल में मेसोफिल सेल्स में केल्विन साइकिल चल रहा था, बट यहाँ पे बंडल स्लिट सेल में चल रहा है। तो ऐसे बहुत से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। देखो कार्बोक्सिलेशन जो हो रहा था वो यहाँ पे मेसोफिल में होगा, सेकंड कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा C3 में। आई थिंक ये PPT मैं पढ़ूंगी नहीं, आप पढ़ सकते हो, मैं इसको भेज दूंगी, वैसे जो पढ़ाया है वही है यहाँ पे, सो यू कैन रीड दिस सिंपली। मैं पढ़ने में क्या मतलब है ना, सेम थिंग। ये एक रियल प्लांट का लाइव टिश्यू को स्टेन करके दिखाया गया है, कैसे वास्कुलर बंडल के इर्द गिर्द आप देख सकते हो बंडल शीट सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स को, जहां पे मेज प्लांट का ही है, जहां पे एक्टिविटी हो रही है। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार कंपैरिजन देख लेंगे हम, एंड फोटो रेस्पिरेशन का छोटा सा ही पॉइंट है, उसको करते हैं। पढ़ाई दिया है मैंने थोड़ा बहुत, तो उसको C3 प्लांट्स क्विकली देखो, एक ही बार कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा, यहाँ पे 2 होगा, अभी देखा हमने। RUBP जो है वो जनरली CO2 को एक्सेप्ट करता है बट वीक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया तो RUBP इमीडिएटली छोड़ देता है। बट यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, पेपकेज, जो बंडल शीट में होता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है PGA, यहाँ पे कौन है 4 कार्बन कंपाउंड OAA। क्रैन्स एनाटॉमी यहाँ पे है नहीं, बट C4 में क्रैन्स वाली एनाटॉमी है। देन हाँ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है बट
जरूरत नहीं है। वैसे एंजाइम्स जो है केल्विन साइकिल के यहाँ पे मिलते हैं मेसोफिल में, यहाँ पे मिलेंगे बंडल शीथ में। फोटो रेस्पिरेशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ C3 में होगी, C4 में नहीं होगी। इवन दिस इज इंपॉर्टेंट, CO2 कंपनसेशन पॉइंट। ये कंपनसेशन पॉइंट का मतलब मैं आपको फैक्टर्स जब पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लिमिटिंग फैक्टर क्या है, कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, अभी समझ में नहीं आएगा। इस डिटेल्स को मैं फैक्टर्स जब समझाऊंगी ना तब। अगर मैं भूल भी जाती हूँ प्लीज रिमाइंड मी कि मैम आपको CO2 कंपनसेशन पढ़ाना है। ये आपके बुक में डिटेल्स में नहीं है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। ओके मैम। रिक्वायरमेंट ऑफ ATP, यहाँ पे बोलेंगे 30 ATP। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड कॉमनली इन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, सम मोनोकॉट्स वेरी रेयर इन डाइकॉट्स। ये नहीं, ये 2 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको पता ही है। C3 एंड C4 थ्योरी में भी आ सकता है कि डिस्टिंग्विश करके लिखिए। ओके ऐसे बहुत लोग छोड़ के चले गए यार, पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं ये लोग। एनीवे कैम पाथवे पढ़ाएंगे या पहले हम क्वेश्चन कराएंगे? व्हाट डू यू वांट? मैम क्वेश्चन। Yes, so these are some previous years questions. पोल नहीं भेज रही हूँ बच्चों, में पोल नहीं भेज रही हूँ बिकॉज मुझे आपसे डिस्कस करना है ये। सो क्वेश्चन 1 आप लोग यहीं पे बता के मुझसे अभी डिस्कस करो। द फर्स्ट टेबल CO2 बी ऑप्शन। in sorghum. Yes, Nalita. Succinic acid, phosphoric acid, pyruvic या oxaloacetic acid. सॉर्गम एक C4 प्लांट है बच्चा जी, तभी तो मैंने आपको स्लाइड में एग्जांपल स्टार्टिंग में ही दिखा दिए थे। स्नेहा बच्चा, ये C3 प्लांट नहीं है, सॉर्गम C4 प्लांट है। तो क्या आएगा आंसर अब? वुड यू लाइक टू चेंज आंसर स्नेहा? ललिता बोलो, आपने हाथ उठाया था। बच्चा जी सॉर्गम इज अ C4 प्लांट, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है ना फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट। हाँ तो ओके क्वेश्चन 2, रुबिस्को की ऑक्सीजनेस एक्टिविटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजनेस नॉट कार्बोक्सिलेज। इसको मैंने पढ़ाया नहीं है, रेस्पिरेशन का एक्चुअली है ये। ठीक है लेट्स स्किप दिस, रेस्पिरेशन को हमने अभी कराया नहीं है ना, फोटो रेस्पिरेशन नहीं कराया। लीव इट, यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन 3 पे आओ। ध्यान से पढ़ो, 2020 का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन 3 इज फ्रॉम ईयर नीट 2020। मैम थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर दीजिए, देखने में दिक्कत हो रही है। आपके फोन को ऐसे जूम करो, हो जाएगा अपने आप। आपको फोन को ना पिंच आउट करके जूम करते हो ना वैसे। हो गया हो गया। हाँ जूम करो, हो जाता है। मैम जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें सेकंड होगा। डाउट है या श्योर हो? पलक से सी, कौन सा मैम स्टेटमेंट श्योर हूँ। इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा है पहली बार। सेकंड। रुबिस्को बायफंक्शनल ट्रू है, ऑक्सीजनेज का भी काम करता है, कार्बोक्सिलेज का भी काम करता है। C4 प्लांट्स में साइट ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी पूछ रही है। मैम ये बंडल शीट में होती है। हाँ करेक्ट, तो ये फॉल्स वाला स्टेटमेंट है, आंसर सही है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर रुबिस्को एक्टिविटी इज 5 कार्बन, सही बात है ना। RuBP जो है मैंने कहा था ना 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के फिर एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, जो इमीडिएटली स्प्लिट होके 3-3 कार्बन कंपाउंड में बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट में से टेक्निकली ट्रू हो जाएगी। देन रुबिस्को रिक्वायर्स एक्शन ऑफ ATP एंड NADPH, ट्रू, क्योंकि केल्विन साइकिल में हमने देखा इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज द राइट आंसर। किसी को गलत हुआ ये आंसर? पलक सी कैसे हो गया बच्चे, आपने ये गलत बोल दिया। रुबिस्को एक्टिविटी 5 कार्बन कंपाउंड को ही फिक्स करता है। पलक क्लियर हो गया डाउट? यस मैम। ओके हैचन स्लैक पाथवे में क्या हो रहा है? प्राइमरी CO2 एक्सेप्ट हो? नो, इसी में गड़बड़ कर देते हो नंदिता, ध्यान से पढ़ो। मैम सी।
यस, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक्सेप्टर है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा नंदिता। यस मैम। सिली मिस्टेक है ना। कैम एंड CO4 ये मैंने करवाया नहीं अभी तक। हाँ, ये करा सकते हो। जो क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट मैंने करवाया है उसी के ऊपर पूछ रही हूँ मैं। डू दिस क्वेश्चन। रीड प्रॉपरली। हाँ, आ रहा है आंसर कुछ? बता दो। मैम स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। सी, क्या बोला है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट्स में फॉस्फोरस पायरुवेट है एंड इज फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। ट्रू। मेसोफिल यस सेल मैम, C4 plants lack rubisco enzyme. True. Both are correct. नंदिता wrong, राजा wrong। दोनों भी स्टेटमेंट सही तो है। अच्छा यस मैम, ये मैम। एंजाइम है और उसमें RUBP है सर। नहीं बच्चा, ऐसा मत करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे मैंने पिछले ईयर्स के उठाए हैं फ्रॉम 2019। आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में गड़बड़ करोगे तो कैसा होगा बच्चा जी, है ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने किया नहीं है। यस, डू दिस क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना प्लीज बच्चा। अच्छा, आपके में से किसी का अभी अगले टाइम पे, मतलब 5 o'clock को किसी का क्लास है अभी? नो मैम। क्योंकि मुझे फिजिक्स की है। यस मैम। है क्या? यस मैम, फिजिक्स की। ओके, मुझे एक 5 मिनट का कॉन्सेप्ट पढ़ाना था। ठीक है, फिर अगले क्लास में ले ले, क्योंकि इस वीक को ना ओके। मुझे कल के क्लास में मुझे चैप्टर खत्म करवाना है। तो ठीक है, अभी ये क्वेश्चन कर लो। कल फिर कैम पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन एंड फैक्टर्स, 3 पॉइंट्स होंगे। तो कल टाइम से ज्वाइन करेगा, क्योंकि बहुत सारा कुछ हमको बच जाता है जो करवाना है। सो मैम कल तो आई थिंक केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री और नहीं फिजिक्स। नहीं, आपका है, आपका क्लास है। आपका टाइम टेबल ओके। बता दो, है मैं सेंड कर दूँ आपका टाइम टेबल। 5 to 6 PM है आपका क्लास कल। ओके मैम। अच्छा हाँ, ये बता दो, रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2000, ये 2021 का था क्लास क्वेश्चन। रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बिटवीन C4 एंड C3 प्लांट्स, ये भी बताया है मैंने। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों जो मैंने नहीं सिखाया अभी के। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट में सब कुछ कवर्ड था। मैंने क्या कहा था, C4 में एक तो पेप भी कार्बन डाइऑक्साइड को मैम पकड़ता है। फर्स्ट है इसका। यस, मैम फर्स्ट है ना इसका। हाँ करेक्ट। एंड देन सेकेंड, जब मैलिक एसिड जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, फिर वो केल्विन में एंटर कर जाएगा। तो 2 जगह पे होती है C4 साइकिल में फिक्सेशन। सो 2:1 वाज द राइट आंसर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन C4 प्लांट्स में 2, तो C3 प्लांट्स में सिर्फ एक ही बार होने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चंस है बट अभी नहीं करेंगे, शायद आपको टाइम है ना, कुछ बच्चों का क्लासेस है कल। तो कल प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम, ताकि हम ये 2-3 कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर कर ले, कवर कर ले, आई मीन। ओके, अभी के लिए रुका देते हैं फिर, बिकॉज यू हैव टू जॉइन द अदर ओके, क्लास। बाय मैम। ओके मैम। ओके बच्चा जी, बाय। मैम हाँ बच्चा बोलो। गुड। बाय बाय। वो मेरे को पूछना था कि एक सेकेंड मैम। मैम वो जो किसी नॉन को भी डाउट है साइक्लिक, तो यू कैन स्टे बैक। बोलो। मैम जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक वाले डायग्राम दिया है ना बुक में, उसमें मतलब जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, सिर्फ ऐसे ही दिखा रखा है। उसके अंदर जो जो चीजें इंक्लूडेड होती है वो बताई नहीं, बट जो केमियोस्मोसिस है उसमें एकदम से सब बता रखा है, तो हमें पढ़ना चाहिए ना। यहाँ से पढ़ सकते हो। देखो, जैसे मैंने ना दूसरी डायग्राम ली थी शायद C3 C4 के लिए, सॉरी C3 नहीं, मैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक के लिए ये वाला डायग्राम लिया था, और साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। एक्चुअली बच्चा सिमरन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में ना फर्क
एक तो फोटो सिस्टम्स का है, दूसरी बात नॉन साइक्लिक इज जस्ट लाइक योर जेट स्कीम। इसे बहुत गंदा दिखेगा यहाँ पे क्योंकि बहुत बहुत हमने लिखा है ना, ये देखो मैंने बहुत कुछ लिखा है इस पे, इसलिए वो क्लियर दिखेगा नहीं, बट आपको जब मैं भेजूंगी ये, आप जेड स्कीम एक बार गूगल पे भी टाइप करोगे तो इसका डायग्राम मिलेगा। आपको डायग्राम समझने में दिक्कत हो रही है या थ्योरी का पढ़ने में दिक्कत हो रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम जो केमियोस्मोसिस वाला डायग्राम है ना, वो समझने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बुक में पहले इन्होंने बताए नहीं थे ना नेम्स वगैरह। ये जो मैम प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन ये नेम्स यूज करे हैं ना इन्होंने। हाँ, ये कहाँ पे आते पता है? ये यहाँ पे आते हैं, इधर है ये देखो, प्लास्टोक्विनोन, मैम वो तो मैं आपका लेक्चर देख लूंगी। प्लास्टोसाइनिन, पीसी जिसको मैं प्रियंका चोपड़ा कह के बताती थी। मैंने बच्चों को बाकी के भी यही बताया था कि इस पूरे जेड स्कीम में सिर्फ प्लास्टोक्विनोन एंड प्लास्टोसाइनिन को ही ज्यादा पूछा जाता है, और एक यहाँ पे फेरेडॉक्सिन करके एक है। तो ये तीन ही ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है जिनके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो उस प्लास्टोक्विनिन जो सबसे पहला एक्सेप्टर है, जो PS2 से एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और प्लास्टोसाइनिन लास्ट है जो PS1 को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स, एंड फेरेडॉक्सिन जो है वो सिर्फ PS1 में चलता है। तो ये चीज तीन ही एक्सेप्टर्स के नाम मैंने याद करवाए थे ताकि उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते, पहली बात। तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर हम के कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, या फिर इफ यू कैन वेट देन आई कैन टेल यू इफ यू हैव एनी डाउट। अगर चाहते हो तो हम कुछ कर सकते हैं। यस मैम, मैं वेट कर सकती हूँ, मतलब अगर आप एक बार ये समझा दो डायग्राम। इस डायग्राम को मैं अलग से कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत क्लमजी है, अभी वो मिटा नहीं सकते क्योंकि उसको PDF में कर दिया था मैंने। मुझे ना दूसरा कॉपी लेना पड़ेगा इस मिनट को।